जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे बात होगी 15 नवंबर 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। तो आज की क्लास में आप सभी के लिए ज़बरदस्त गौरव सीरीज़ है, जिसमें आपको वर्ल्ड मैप के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और अपनी इंडियन ज्योग्राफी से भी संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है आज की, पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी हम चर्चा करेंगे और एक दो वीडियो में जो गलती हो गई थी कल, उसका भी आज हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देख लेना, वो छोटी मोटी सी गलती हैं आपके लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है आपकी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि नेशनल आपका वर्ल्ड डे कब बनाते हैं? तो प्रत्येक 12 नवंबर को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो पक्षियों के वर्ल्डमैन कहलाते हैं यानी वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जिनको हम डॉक्टर सलीम अली के नाम से जानते हैं, इन्हीं का क्या हुआ था मित्रों, जन्म हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है वर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पक्षियों का संरक्षण करते हैं और इनकी जो कर्मस्थली थी, उसी कर्मस्थली को कहा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इनकी क्या है, कर्मस्थली है। और ये कहाँ पर आपका केवलादेव रणथंभौर, केवलादेव आपका राष्ट्रीय उद्यान ये है भरतपुर राजस्थान में। जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, रणथंभौर भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका राजस्थान में ही है। ठीक है, 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए मित्रों, अब आप सभी के लिए कुछ पक्षी संबंधित विशेष बातें हैं। पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हाल ही में पक्षियों की गणना कराने वाला पहला राज्य कौन सा था आपका? तो वो था नागालैंड। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सभी लोग याद रखना, नागालैंड। अब नागालैंड में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेफ्यू रियो। ठीक है, वो कौन है यहाँ के? तो वे वर्तमान में यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। लेकिन यहीं पर आपको याद रखना है कि नागालैंड के ही एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है नुक्लूफोम। क्या नाम है? नुक्लूफोम। ये नुक्लूफोम कौन है? तो एक पक्षी है जिसका नाम है अमूर फाल्कन। इसके संरक्षण के लिए इन्हें वर्ष 2021 का विटली अवार्ड दिया गया था। यानी कि आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ये पुरस्कार दिया गया था। और पक्षी कौन सा है आपका? अमूर फाल्कन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है, रुकता है, मणिपुर है, असम है, यहाँ पर आकर ये रुकता है और उसके बाद सीधा कहाँ जाता है आपका? दक्षिण अफ्रीका जाता है। तो नागालैंड के थे आपके नुक्लूफोम, उनको अमूर फाल्कन के लिए ये आपका विटली अवार्ड दिया गया था। लेकिन 2022 का किसे दिया गया है? तो ये हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए दिया गया है चारुदत्त मिश्र को। किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्र को। अब पक्षियों की बात आई है तो आपको पता है सबसे बड़ा जो पक्षी एटलस जारी किया है हाल ही में, वो किसने किया था? केरल ने। अब मैंने आपको बताया अमूर फाल्कन, जिसे बाज या रैप्टर के नाम से जाना जाता है, इसके लिए एक उत्सव भी वो आयोजित किया जाता है तामलेंग मणिपुर में। कहाँ पर? तामलोंग मणिपुर में किया जाता है। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षी के अध्ययन को कहते हैं। मैंने आपको बताया बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है आपके? तो ये हैं आपके बर्डमैन ऑफ इंडिया। कौन है बर्डमैन ऑफ इंडिया? आपके हैं सलीम अली। ठीक है, सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। इसके बाद मिसाइल मैन कौन है आपके? तो ये हैं APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, और आपसे पूछा है कि मिसाइल वुमेन कौन है ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं आपकी टेसी थॉमस। कौन है मित्रों? टेसी थॉमस। तो आपको ये चारों मैन याद रखने हैं, ये आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कबड्डी विश्व कप 2025। तो कबड्डी का जो आपका विश्व कप होने वाला है 2025 में, ये कहाँ पर होगा आपका? तो वेस्ट मिडलैंड में होने वाला है। कहाँ पर? वेस्ट मिडलैंड्स। और ये कहाँ पर आपका? इंग्लैंड में। कुल 16 टीम इसमें भाग लेने वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो खास बात आपको याद रखनी है कि अब तक इसका 10 बार आयोजन किया जा चुका है और 10 में से अपना 9 बार क्या रहा है? भारत विजेता रहा है। भारत 10 में से 9 बार इसका विजेता रहा है और पहली बार ये एशिया से बाहर होगा, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड में होने वाला है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए। ICC वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था आपका? न्यूजीलैंड में। और इसका विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। T20 एशिया कप ये किसने जीता आपका? श्रीलंका ने। और T10 एशिया कप महिलाओं का किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जैसा कि आपको पता है कि प्रो कबड्डी लीग किसने जीता था आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि प्रो कबड्डी लीग आपका किसने जीता था। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके साथ साथ मुझे बताइए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए कौन कौन से शुभंकर बने हैं। तो हाल ही में आपको बताया फिट इंडिया, एक फिट इंडिया आपका स्कूल वीक पहल चली है। इसको फिट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। ठीक है, और ये इसका चौथा संस्करण है। ठीक है, बच्चों की फिटनेस के लिए, फिटनेस के प्रति सभी को एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए, अवेयरनेस जो मिलनी चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको फिट इंडिया स्कूल वीक पहल को स्टार्ट किया गया था। और इसके लिए शुभंकर हाल ही में घोषित किए गए हैं। और वे शुभंकर कौन कौन से होंगे आपके, तो एक होगा तूफान और एक होगा आपका तूफानी। तूफान जो है आपका वो मेल है और तूफानी जो है आपकी फीमेल है। किसके द्वारा, तो आप सभी को पता है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा इसका हाल ही में क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। अब कुछ खेल हैं आपके और उन खेलों से संबंधित कुछ शुभंकर हैं, जैसे कि नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेल, इसका जो आपका शुभंकर था वो क्या था, सावज। और नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल ये आपके 2022 में काम हुए थे गुजरात में, लेकिन ये 2023 में आपके कहाँ पर होने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये आपके राजस्थान में हुए थे और इसका शुभंकर था सोरू। ठीक है, कौन था, सेरू। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक 2020, तो इसका जो आपका शुभंकर था वो था मिराई तोबा और ये कहाँ पर हुए थे आपके टोक्यो में। पैरा ओलंपिक 2022 का क्या था आपका, तो ये था आपका सोमेटी। शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो बिंग ड्वेन। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या था, पेरी द बुल। फीफा अंडर 17 इसका क्या था, ईवा। और 44वां जो आपका शतरंज ओलंपियाड है इसका शुभंकर क्या था, थम्बी। तो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके जो मैंने आपको बताए ये आपके क्या थे, शुभंकर थे, यानी आपके मैस्कॉट थे। इनको आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ई पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल। तो इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण पोर्टलों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उन सभी को आप देखना, नोट डाउन करना। ई कुंभ पोर्टल, इसका शुभारंभ हाल ही में नवनिर्वाचित आपकी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर आपको देखना होगा ई कुंभ, कुंभ में आपको के दिख रहा है और के का मतलब है यहाँ पर नॉलेज, यानी ये आपका जो ई कुंभ पोर्टल है वो नॉलेज से संबंधित है। और इसकी फुल फॉर्म है ई नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। इंजीनियर की जो पढ़ाई करेंगे उनके लिए कंटेंट, उनकी किताबें, उनकी मातृभाषा के लिए भारतीय भाषाएं, और वो भी कितनी, 12 भारतीय भाषाओं में इनके कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके लिए हाल ही में किसके द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन के द्वारा यानी AICT के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि ई पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो AICTE के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ आपके प्रमुख हाल ही में जो ऐप और आपके पोर्टल आए थे उनको जान लेते हैं। जैसे किसान ऐप IIT रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया था किसानों को मौसम की पूर्वानुमान जानकारी के लिए। ऐसे ही लोकपाल ऐप, ये मनरेगा से संबंधित था, मनरेगा कर लेना यहाँ पर रेखा की जगह। नेक्स्ट आपका दिशांक ऐप, ये कर्नाटक में जो भूमि रिकॉर्ड होगी उससे संबंधित था। बाइब्रेक ऐप, ये तनाव से संबंधित था और आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। वेट्स ऐप, ये प्रसार भारती के द्वारा क्या किया गया था मित्रों, लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपको सभी को याद रखना है ये किससे संबंधित था आपका, तो ये संबंधित था आपका वाणिज्य गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कुछ और प्रमुख आपके हैं। जैसे पहला समाचार पत्र कौन सा था आपका, बंगाल गजट, और किसके द्वारा लिखा गया था, तो जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल संसद ऐप, ये सांसदों से संबंधित था। जन निगरानी ऐप, ये जम्मू कश्मीर का था, ऑनलाइन योजनाओं की शिकायत करना। सारथी ऐप, ये सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गरुण ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रगति ऐप, LIC के द्वारा। मानस ऐप, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा। और प्रूफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि मनोज सिन्हा जी के द्वारा प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारे ऐप भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका भारतीय जैविक डेटा केंद्र,
कौन सा मित्रों? भारतीय जैविक डेटा केंद्र, यानी इंडियन आपका जो भारतीय डेटा केंद्र है ये फरीदाबाद के हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा से। ठीक है। इसके बाद आपका याद रखना किसके द्वारा? तो आपके विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि डेटा डिजास्टर रिकवरी ऐप ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था आपका? तो भुवनेश्वर से। बात आई है हरियाणा की, तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो सीधी सीधी आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं, जैसे सफारी पार्क ये हरियाणा की है, ग्रीन एटीएम ये हरियाणा का है, ई अधिगम योजना ये भी हरियाणा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी? पानीपत हरियाणा से। गुरुग्राम की पहली महिला जो आपकी पुलिस आयुक्त हैं वो कौन है आपकी? कला रामचंद्रन। यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और इसके बाद आप सभी को याद रखना है कि मित्रों हाल ही में हरियाणा के द्वारा क्या किया गया था? जो आपकी प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी हरियाणा के द्वारा। ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में सभी लोग मुझे हरियाणा की स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। इसी के साथ आपको पता है कि गुरुग्राम हरियाणा में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। क्या है? जो कि एकमात्र आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर खुलेगा? तो भारत का होगा पहला ये मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, ये चेन्नई में इसका उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और किस मॉडल पर आधारित होगा? तो आपका पीपी मॉडल पर। कहने का मतलब ये होता है, पीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें आपका प्राइवेट भी होगा ये और सरकार का भी हिस्सा होगा। तो ऐसे जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे एयरपोर्ट होते हैं, कुछ आपके पीपी मॉडल पर काम करते हैं, कुछ आपके रोड होते हैं, यानी कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं जो पीपीपी मॉडल पर आपके आधारित होते हैं। तो उसी पर आधारित होगा आपका कौन सा? मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है। जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये कहाँ पर आपका? तो चेन्नई में। माल ढुलाई फैसिलिटी होगी, क्या होगी? माल ढुलाई के लिए फैसिलिटी होगी। बात आई है तमिलनाडु की यानी चेन्नई की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो उमलिंग ओरुवन। और वर्तमान में केरल के गवर्नर कौन है आपके? तो R.N. रवि। कौन है मित्रों? R.N. रवि वर्तमान में आपके यहाँ के गवर्नर हैं। कल एक्चुअली क्या हुआ था? कल आपके सामने आया था हिमाचल प्रदेश। क्या आया था मित्रों? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बता दी देहरादून। वो बहुत जल्दी में था, पता नहीं क्या था, वीडियो बनाने की इतनी उत्सुकता रहती है मुझे कि मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी मुझसे गलती हो गई थी बोलने में कि मैंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको देहरादून करा दी थी, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, ये छोटी सी बात आपको पता होगी, इतना बड़ा इशू नहीं है, कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? शिमला है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में जो आपका शिमला है यहीं पर आपका क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन देहरादून जैसे मेरे सामने आया तो मैंने आपको वन रिपोर्ट बता दिया। देहरादून जो आपकी राजधानी है वो किसकी है? उत्तराखंड की है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। यहाँ पर ये छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे बोलने में। ठीक है। वो एक्साइटमेंट होती है ना बोलने की, बहुत ज़्यादा, पढ़ाने की मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। आप सभी को इस वीडियो को बनाने का मैं इंतजार करता रहता हूँ, तो ऐसा ही समझ लेना ये छोटी सी गलती केवल बोलने के आधार पर हुई थी। ठीक है। तो आप सभी लोग पढ़ पढ़ के इतने होशियार हो गए होंगे कि आपको पता भी होगा कि जो देहरादून है आपकी उत्तराखंड की राजधानी है, ना कि आपके हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है। तो कितने साथी मेरे इस गलती को माफ़ करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। NN एजुथम योजना ये आपकी तमिलनाडु की है। मुफ्त नाश्ता योजना ये आपकी तमिलनाडु की है। पहला डुगुंग संरक्षण केंद्र ये आपका तमिलनाडु का है। कुडनकुलम और कलपक्कम जो आपका परमाणु संयंत्र है वो तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का है। पोंगल उत्सव ये तमिलनाडु का है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ये भी तमिलनाडु का है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु में है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं किससे? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में ही आपका क्या है? कन्याकुमारी।
और कन्याकुमारी जो है आपका क्या है, दक्षिणी बिंदु है। क्या है, दक्षिणी बिंदु है। लेकिन आपसे पूछा है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। जबकि ये कन्याकुमारी आपका कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। और हाल ही में तमिलनाडु के रामेश्वरम में, कहाँ पर मित्रों, तमिलनाडु के रामेश्वरम में आपका पम्बन ब्रिज भी बन रहा है। क्या बन रहा है, पम्बन ब्रिज, जो कैसा होगा, खुलने वाला, इस प्रकार से खुल जाएगा और नीचे से जहाज़ वगैरह भी निकल जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको किससे याद रखने हैं, तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में हम आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो हाल ही में नियुक्ति हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आपका जो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ यानी कि आपका आईसीसी के पुनः जो अध्यक्ष बने हैं वो पुराने वाले अध्यक्ष ही बन गए हैं, ग्रेग बर्कले। ठीक है, अगले 2 वर्ष तक यही रहने वाले हैं। और ग्रेग बर्कले जी आपके कहाँ के, न्यूजीलैंड के हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, दुबई में। और दुबई कहाँ पर है, यूएई में। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1909 में। इसी के साथ साथ आपका रखना है कि आईसीसी की जो वित्त और वाणिज्यिक समिति है इसके प्रमुख बने हैं जयशाह जी। ठीक है, 1 ओवर में 15 छक्के लगाने वाले व्यक्ति कौन है आपके, जयशाह जी हैं। ठीक है, इन्होंने एक ही ओवर में 1000 रन भी बनाए हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके, तो जयशाह जी किसके, क्रिकेट संघ जो है आपका, इसके वित्त और वाणिज्यिक समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रमुख बन चुके हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आपको कुछ नियुक्ति पढ़ा देता हूँ। कल ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको, विधि आयोग के अध्यक्ष, है ना। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे ऋतुराज अवस्थी। अब ये विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे। ये विधि आयोग जो था आपका, ये कानूनी सलाह देने के लिए है। और आपके पहले गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिंग, इनके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी विधि आयोग की। और तब उसके 1834 में पहले जो अध्यक्ष बने थे वो लॉर्ड मैकाले बने थे, यानी कि मैकाले बने थे। और स्वतंत्र भारत के जो आपके पहले अध्यक्ष थे वे थे आपके MC सीतलवाड़। 1955 में ये इसके स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके साथ मुझे बताइए MC सीतलवाड़ और किसके अध्यक्ष थे। अब आप सभी के लिए कुछ प्रमुख अध्यक्ष, जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपके, सुमन बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर। UNO में पहले स्थायी प्रतिनिधि कौन है आपके, रुचिरा कंबोज। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरोहित। FATF के नए अध्यक्ष कौन है, T राजा कुमार। विदेश सचिव कौन है आपके, विनय मोहन क्वात्रा। DRDO के हेड कौन है, समीर वी कामत। इसरो के हेड कौन है, S सोमनाथ। CBSE के हेड कौन है, निधि छिप्पर। NCERT के हेड कौन है, दिनेश कुमार। और UGC के अध्यक्ष हैं आपके जगदीश कुमार जी। तो आप सभी के सामने ये कुछ आपके क्या थे मित्रों, महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कौन सा मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इसका आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। ये इसका 41वां संस्करण होगा। किसके द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में आपके वाणिज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा। इसकी थीम क्या है, लोकल फॉर वोकल, माफ़ करना, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम है। अब आपके हाल ही में कुछ सम्मेलन हुए थे, उनको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये। इंटरपोल, इसकी बैठक कहाँ हुई थी आपकी, नई दिल्ली में। SCO की बैठक कहाँ हुई थी आपकी, समरकंद उज्बेकिस्तान में। जर्मनी में आपकी G7 की बैठक हुई थी। G20 की बैठक इंडोनेशिया में। क्वाड की बैठक टोक्यो जापान में। बिम्स्टेक की बैठक कोलंबो में यानी कि श्रीलंका में। ब्रिस्क की बैठक 2022 की चीन में हुई थी। मोबाइल कांग्रेस की जो आपकी बैठक हुई थी स्पेन में हुई थी। GST परिषद की बैठक आपकी चंडीगढ़ में हुई थी। इसके साथ हरियाली उत्सव, ये नई दिल्ली का है। ई-वेस्ट इको पार्क, ये दिल्ली का है। सौर ऊर्जा से संचालित आपका पहला एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 से याद रखने। और अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगामी परीक्षाओं में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा। तो आइए इसके बारे में सारी जानकारियों को पता करते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप, हालांकि इसका आंसर आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसमें दूंगा आपको। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के जो बिता रहे हैं पुरुष टीम के, वो रहा है आपका इंग्लैंड। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी ICC T20 वर्ल्ड कप की सन 2007 में हुई थी और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। लेकिन इसमें विजेता कौन रहा था, तो पहली बार में इंडिया इसका विजेता रहा था 2007 में। और उस समय आपके कप्तान कौन थे,
तो महेंद्र सिंह धोनी जी थे। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अब हाल ही में जो आपका 2022 का पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ये इसका 8वां संस्करण है। कौन सा मित्रों? 8वां संस्करण है। और ये आपका कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। इसका फाइनल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका नाम क्या है? मेलबर्न स्टेडियम, यहाँ पर फाइनल खेला गया। और ये फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य खेला गया, जिसमें आपका इंग्लैंड विजेता रहा और पाकिस्तान को मिट्टी चाटनी पड़ी, यानी कि आपको धूल की खानी पड़ी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? आपके जॉस बटलर, और पाकिस्तान के आपके जो कप्तान थे वो थे बाबर आजम। ठीक है, ये उम्मीदवार थे किसके? प्रधानमंत्री बनने के। अगर पाकिस्तान आपका ये वर्ल्ड कप जीत जाता तो बाबर आजम अगले प्रधानमंत्री होते, ऐसा कहा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 2010 के विजेता। तो 2010 के विजेता तो कौन रहे थे? आपके इंग्लैंड ही रहा था। 2019 में जो आपका वनडे वाला वर्ल्ड कप हुआ था, उसका भी विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड ही रहा था। और हाल ही में आपको बताया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो ये हैं आपके सैम करन। ये कहाँ के बॉलर हैं? तो इंग्लैंड के बॉलर हैं। ठीक है, और सर्वाधिक रन किसने लगाए थे? तो विराट कोहली ने 296 रन। और T20 में जो वर्ल्ड कप खेला है उसमें 11,000 से अधिक रन जो लगाए हैं वो आपके विराट कोहली जी ने ही लगाए हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब कुछ आपके लिए क्रिकेट की फेमस सी ट्रॉफियाँ, जैसे रणजी ट्रॉफी, ये मध्य प्रदेश ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी आपकी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। बीनू मार्कंडे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। IPL जो IPL 2022 हुआ था 15वां संस्करण, गुजरात ने जीता है। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, शिव नारायण चंद्र जी को, अब्दुल कादिर को और चार्लोट एडवर्ड्स को, जो कि एक महिला हैं, इनको शामिल किया गया था। अक्टूबर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? तो अक्टूबर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है आपके वो कौन है? तो ये हैं आपके पुरुषों में विराट कोहली जी हैं और महिलाओं में है निदा डार, ये पाकिस्तान की हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें आपको स्टैटिक जी के, करंट अफेयर और पुराना करंट अफेयर के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो, ठीक है, और जो भी कमी आपको लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं गौरव सीरीज, जो कि ज़बरदस्त आपकी गौरव सीरीज। 2 मिनट का रिवीजन। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके देखेंगे कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले है आपका भूमध्य सागर की कुंजी। तो इसे किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जाने के लिए इसको पार करना पड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि को। नेक्स्ट आपका अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में, जो कि बोत्सवाना में पड़ता है, यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा। आसवान बांध ये आपका नील नदी पर है, और नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहा जाता है। UNO का 193वां देश आपका कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, और इसकी राजधानी क्या है? जुबा। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। स्वेज नहर ये आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है, यानी भूमध्य सागर से आपको लाल सागर में जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको अरब सागर में जाना है, तो किसको पार करना पड़ेगा? स्वेज नहर को पार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ से आपकी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक ट्रिक भी है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे भी आप याद कर सकते हैं, गमछा झार। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया आपका, मैं छोटा बड़ा बनाने लगा, पा से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, रा से हो गया आपका क्या? रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से झारखंड, और आपका झार से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे के सारे 8 याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका तटीय सीमा वाले राज्य। तो आप सभी को पता है इस प्रकार से अपना भारत है, इस प्रकार से अपना भारत है, तो इसे हम बोलते हैं पूर्वी वाला हिस्सा और इसे बोलते हैं पश्चिमी वाला हिस्सा। तो इस तरफ आपके 5 राज्य हैं और इस तरफ आपके 4 राज्य हैं, तो टोटल मिलाकर आपके 9 राज्य होते हैं। तो पहले देखते हैं पश्चिम में कौन कौन से हैं। आपका गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, उसके नीचे कर्नाटक है, गोवा है, माफ़ करना,
उसके नीचे कर्नाटक है और उसके नीचे आपका केरल। पूरब में देखें तो आपका वेस्ट बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नीचे आपका तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारे याद रखने हैं। एक और लिस्ट आपके लिए मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 82.5 डिग्री है ना, ये आपकी कैसी पूर्वी रेखा है। यहाँ से आपका क्या होता है मित्रों, याद रखना है, मानक समय रेखा है भारत की, जो कि विश्व के समय से यानी GMT से आपकी 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसके बाद ये कौन कौन से राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मैंने आपके सामने लिख दी हैं और एक बेहतरीन सी बात मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपके मित्रों 7 राज्यों से लगती है, यानी कि 7 राज्यों के कहने का मतलब है 7 देशों से लगती है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं इन्हें मैंने लिख दिया आपका अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे पहले आपका बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, इसकी सीमाएं मैंने लिख दी हैं 4096.6 किलोमीटर, 3484 वो आखिर ना 3488 किलोमीटर। इसके बाद है आपका 3323 किलोमीटर, 1751 मीटर, 1643 मीटर, 699 किलोमीटर और इसके बाद है आपका 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके राज्यों से क्या होती हैं, आपकी सीमाएं लगती हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं। अब एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको सभी राज्यों की सीमा याद हो जाएंगी कि कौन से देश से कौन सी सीमा लगती है। चीन से भी आपकी 5 राज्यों की सीमा लगती है, पाकिस्तान से भी आपके 5 राज्यों की सीमा लगती है, नेपाल से भी आपके 5 राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार से आपके 4 राज्यों की सीमा लगती है, भूटान से आपके 4 राज्यों की सीमा लगती है और अफगानिस्तान से मात्र आपकी एक UT से सीमा लगती है। ठीक है, तो ट्रिक आपके बन गई 55 55 44 55 55 44 1। इस प्रकार से आपको ये सारे याद हो जाएंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आपको यहाँ पर याद रखना है एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी आपके लिए, और ज़रा सी भी मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है, 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और कवरत्ती के मध्य है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है, 49 डिग्री आपका अमेरिका और कनाडा के मध्य है, 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य, जबकि आपका 38 डिग्री ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बेहतरीन सी चीज़ याद कराऊंगा जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रादेशिक भू विभाजन जो किया गया है हिमालय का, वो 4 आधार पर किया गया है। देखिए क्या कैसे, एक तो पंजाब हिमालय, ये जिसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और एक है आपका असम हिमालय। अब ये किस किस के मध्य में है, तो देखो ये आपका पड़ता है सिंधु और सतलज के मध्य में, ये सतलज और काली नदी के मध्य में, ये काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में, ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में आपका असम हिमालय पड़ता है। तो जो बीच में आपका लिखा हुआ है ये आपके माफ़ करना, आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। इसी आधार पर आपको याद रखना होता है कि आपका जो मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र में आपका कुछ दोआब आते हैं जो आपके उत्तर भारत में सिंध नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कैसे आपको याद रखना है, ये बीच में आपके सारे के सारे दोआब हैं। क्या है मित्रों, ये आपके दोआबों के नाम हैं, और दोआबों का मतलब होता है 2 नदियों के मध्य का हिस्सा, है ना। दो नदियों के मध्य में जो ज़मीन होती है उसे क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो सिंधु और झेलम के मध्य आपका सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाब के मध्य आपका चाज यानी कि चिनाब और झेलम से बना है। इसके बाद आपका रावी और चिनाब के मध्य आपका रचना, तो रचना यानी रा से रावी और चना से आपका चिनाब हो गया। इसके बाद बारी दोआब, ये आपका रावी और ब्यास के मध्य है। ब्यास दोआब आपका बिस्ता दोआब, ये ब्यास और सतलज के मध्य है। तो इस माध्यम से अगर आपने लिख लिया तो आपको यहाँ पर दोआब भी याद हो जाएंगे। एक दो बार मैं इसका रिवीजन बेहतरीन तरीके से आपको और करा दूंगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। और आप सभी को पता है कि नवीन जलोढ़ मृदा हमारी कौन सी है, खादर, और जो पुरानी हमारी मृदा है वो है बांगर। ठीक है, कुछ आपकी महत्वपूर्ण चोटियाँ देख लीजिए,
जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोरदो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट सारामती, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। ठीक है, और इसके बाद है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये है आपकी कंचनजंगा, और भारत में सबसे ऊंची चोटी है आपकी K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सारे पॉइंट याद रखने थे, और आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा बताए गए जितने भी पॉइंट रहे होंगे वो आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको कोई कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें और एकदम पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।